अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट्स में हमने जो बेसिक केमिस्ट्री होती है वो पढ़नी है। हमारे पास जो एटम होता है, मैटर की स्टेट्स होती हैं, सिंपल जो हमने केमिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है, ये वही फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। कई बच्चे कहते हैं कि जी केमिस्ट्री बहुत टफ़ है, जी हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो बच्चे, जो केमिस्ट्री होती है वो टफ़ नहीं होती। ये आप लोगों ने जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं केमिस्ट्री में 9th में 10th में, वही चीज़ें यहाँ पे आपने आगे पढ़नी है। जस्ट थोड़ी थोड़ी डिटेल जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, थोड़ा सा जो नॉलेज होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप लोगों ने जो केमिस्ट्री की डिफ़ाइन पढ़ी है वो क्या है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सिंपली हम कहते हैं कि जो इस अर्थ पे जो है वो मैटर की कई हालतें पाई जाती हैं। जो 4 बेसिक हालतें हमने पढ़ी हुई हैं कि मैटर कितनी तरह का होता है। हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है, सॉलिड होता है, गैस होती है, लिक्विड होता है एंड क्या होता है, प्लाज्मा। इन सारी स्टेट्स को, इनकी प्रॉपर्टीज़, बेशक वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हों, बेशक वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, उनके साथ हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब वो प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, अगर केमिकल होंगी तो उसमें एटम आ जाता है, अगर वो फिज़िकल होंगी तो उसमें हम उनको उनकी फ़िज़िकल स्टेट देखते हैं कि ये देखने में कैसे होते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड होता है, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो हमने थॉरोली उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ये केमिस्ट्री है, साइंस की एक ब्रांच। अब इस केमिस्ट्री में जो बेसिक चीज़ है, हम कहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर बेशक जो भी केमिस्ट्री है, सबसे पहले जो हम चीज़ स्टडी करते हैं वो होती है एटम। क्योंकि किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट, किसी भी चीज़ की इकाई जो है वो क्या होता है, एटम होता है। एलिमेंट्स किससे मिलके बनते हैं, एटम से। एलिमेंट से आगे सब्सटेंसेस बनते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन उसकी बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। तो हम लोगों ने एटम पढ़ना है, एटम क्या होता है। तो एटम के कई कंसेप्ट थे पुराने ज़माने में, जब अभी एटम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं था, जस्ट एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे और उनके बारे में, उनके ऊपर स्टडी हो रही थी। तब कई साइंसदानों ने जो है वो उसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने उसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की। तो तब जो पुराना कंसेप्ट था, ओल्ड ग्रीक कंसेप्ट, उसको डेमोक्रिटस ने पेश किया था। उसने प्रेजेंट किया था कि मैटर जो है वो एक ऐसी स्टेट है कि उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम उसको डिवाइड करके मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम जो है वो तकसीम कर सकते हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मज़ीद छोटे पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। अब वो जो छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बनते हैं उसको उसने नाम दिया था एटोमॉस। ये ग्रीक वर्ड है एटोमॉस, जिससे हमने बाद में एटम वर्ड निकाला। और ये एटोमॉस जो है, इसका मतलब क्या था उसकी लैंग्वेज में, उसने कहा था ये क्या होते हैं, इनडिविजिबल। कि आपने मैटर लिया, मैटर को हमने क्या किया, डिवाइड किया इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हुए, और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बना वो कौन सा था, एटमोस। मतलब कि सारे पार्टिकल्स का सबसे छोटा जो है पार्टिकल उनमें से जो हमें मिलता है वो एटम है, और उसको हमने बोल दिया क्या है, ये इनडिविजिबल। अब ये हमें भी पता है कि एटम को मज़ीद हमने आगे डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, पॉजिट्रॉन होता है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो ऑब्वियसली एटम मज़ीद जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्या हो गया, ये पुराना हो गया, ये रिजेक्ट हो गया कि जी इंडिविजिबल नहीं होता है, एटम के अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसने दिया था कंसेप्ट, डेमोक्राटस ने, 460 to 370 बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद 17th सेंचुरी में इसी एटम पे स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट। तो तब उन्होंने जो है वो कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस को स्टडी किया कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है। आप लोगों ने कंपाउंड की डिफाइन पढ़ी हुई है, आप लोगों ने सब्सटेंसेस पढ़े हुए हैं। तो जो कंपाउंड होता है वो 2 एलिमेंट से मिलके बनता है, तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें बेसिक जो पार्ट होता है वो कौन लेता है, एटम। क्योंकि एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या होती है, एटम। एलिमेंट की बेसिक यूनिट अगर एटम है तो कंपाउंड भी किससे बन रहा है, एलिमेंट से। इसका मतलब है कि डायरेक्ट जो आपके पास जो मेन चीज़ आ रही है कंपाउंड्स की फॉर्मेशन और डिवीजन के अंदर, वो क्या है, एटम है। उसके बाद हमारे पास आता है जॉन डाल्टन का वर्क। जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर था। उसने 1808 में एक्सप्लेन किया था कि हम एटम को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय 2 लॉज। उसने 2 लॉज पेश कर दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
आप लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने वो पढ़ा है। मैटर जो है उसमें एनर्जी की जगह हम किसको स्टडी कर रहे होते हैं, मास को, किसी भी चीज़ के मैस को। अब जो मैटर है उसकी कंजर्वेशन कैसे होती है कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि हमारे पास जो आपके पास रिएक्टेंट्स आते हैं उनसे हमारे पास क्या बनती हैं, प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन के दौरान जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट्स में था वो मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इन द प्रोडक्ट्स, मतलब कि द अमाउंट ऑफ मैस विल रिमेन कांस्टेंट। जो मैस है रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट्स बनने तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम नहीं कह सकते कि इतना मास जो है वो यहाँ चला गया, इतना मास यहाँ चला गया। उस मैस को दोनों हालतों में क्या रहना है, कंजर्व रहना है, कांस्टेंट रहना है। इस मैस को हम, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। दूसरा लॉ उसने क्या बोला था कि ये वाला लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी एटम की प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर सकता है। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो कहता है कि हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक फिक्स्ड रेशो। सिंपली हम कह देते हैं कि हमारे पास NaCl है, हम कहते हैं हमारे पास 50 ग्राम है NaCl, लेकिन इस 50 ग्राम की जो अमाउंट है वो मैटर नहीं कर रही। यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, उसके एटम्स की फिक्स्ड रेशो। NaCl के फॉर्मूला में Na का एक एटम होगा और Cl का भी एक एटम होगा। उसका फॉर्मूला जो बन रहा है हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, उसके अंदर एटम्स की रेशो जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। नो मैटर व्हाट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज, कि उस प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट कितनी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर वो चीज़ बन रही है किसी दूसरी चीज़ से मिलके, दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस कंपाउंड के अंदर एटम्स की जो रेशो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यहाँ पे हम NaCl की बात कर रहे हैं, 1:1 रहेगी। NaCl का फॉर्मूला, उसके अंदर एटम की रेशो कभी भी चेंज नहीं होने वाली। अब ये दोनों जो है ये हमें एटम के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शंस में भी एटम पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पे भी हम किसको स्टडी कर रहे हैं, एटम को। तो जॉन डाल्टन ने 2 लॉज की मदद से एटम को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, एटम की प्रॉपर्टीज को। एटम को इटसेल्फ आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये हमने पहले भी देख लिया कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट एक्चुअल में एटम करता क्या है, इसका वर्क क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैरीज अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं, वो करता क्या है, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाता है। रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड इन सम केसेस प्रोडक्ट्स आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। दोनों केस होते हैं। तो एटम का काम क्या है, रिएक्शन को प्रोसीड करवाना। ये आपके पास जो है एटम की डिफाइन आएगी। अब एटम का स्ट्रक्चर जो है वो उसके बारे में हमने आगे पढ़ना है, आप लोगों ने 5th चैप्टर में वैसे पढ़ना है। एटम जो है उसके बारे में ये था पहले कंसेप्ट कि आपके पास जो एटम होता है उसमें 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। हमें पता है एटम बनता है किससे मिलके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसकी साइड्स पे क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पे क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एटम का मैस। जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस इतना कम होता है कि ये एटम का मैस नहीं बनाता। जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमें जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं उनको कैरी करने में एटम को हेल्प करता है। लेकिन उसके बाद स्टडीज़ हुई एटम के मज़ीद जो है वो उसको स्टडी किया गया, तो तब पता चला कि इसके अंदर सिर्फ ये 3 जो हैं वो नहीं होते पार्टिकल्स। एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको बाद में न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपके पास कई तरह के पार्टिकल्स हैं जो एटम को जो है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनका रोल जो है वो इतना फंडामेंटल नहीं है। हमारे पास बेसिक फंडामेंटल जो एटम को ज़्यादा जिसका जो है पोर्शन बनाते हैं वो कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
अब जब आप एटम जब काफ़ी इसके ऊपर स्टडी हो गई थी तो 1779 1848 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ जो है वो डेथ एनिवर्सरी है, उसकी ईयर्स दिए गए हैं जे बर्जीलियस के। जे बर्जीलियस जो है ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट था। इसने एटम्स के एटॉमिक मैसेज जो हैं वो अरेंज किए थे। एटॉमिक मैस जो है उसको आप किस सिंबल से शो करते हो, ए से। और एटॉमिक मैसेज उसने तब जो हैं वो दिए थे, वो उन्हीं एलिमेंट्स को दिए थे जब तब तक डिस्कवर हो चुके थे। बाद में जो हैं वो कई एलिमेंट्स बाद में आए हैं, उनको बाद में डिस्कवर किया गया है, तो उनके एटॉमिक मैसेज बाद में अरेंज हुए। एंड देन हम एटॉमिक मैसेज को छोड़ के एटॉमिक नंबर्स की बेस पे हमने उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। ये सारी उसकी एटम जो है वो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में आ जाता है, जो आप लोग सेकेंड ईयर में देखेंगे। तो जो एटॉमिक मैस है उसको हम जो है वो उसने कैसे जो है वो डिस्कवर किया था कि किसी भी एटम का मास जो है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मिलने से बनता है। प्रोटॉन्स जितने होंगे और न्यूट्रॉन्स जितने होंगे उनको ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है, एटॉमिक मैस बन जाता है। तो आपके पास हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है, नहीं होता। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन कितने हैं, 1, एटॉमिक मास भी कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट हमने देखना है एविडेंस ऑफ एटम, कि एटम जो है उसको हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। एटम जो है वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है कि इसको हम आम माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, जो एक कॉमन माइक्रोस्कोप जो हम कई बार बायोलॉजी लैब्स में आप लोग स्लाइड्स वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हो, बैक्टीरिया या स्मॉल जो सेल्स देखने के लिए, मियोसिस वगैरह देखने के लिए, तो वो जो है वो एटम को शो नहीं कर सकती। उसकी रेजोल्यूशन बहुत कम होती है, तकरीबन वो 500 नैनोमीटर तक जो है या इससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे तक वो एटम्स जो है उनकी रेंज दिखा सकती है, सॉरी एलिमेंट्स की। लेकिन उसके अंदर एटम को जो है वो नहीं दिखा सकती। एटम की एग्जैक्ट शेप जो है वो अभी किसी को नहीं पता। हम कहते हैं कि एटम जो है वो क्या होता है, राउंड होता है, सर्कल होते हैं, ऑर्बिट्स होता है। कई लोग कहते हैं कि एटम जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है और उसके साइड्स पे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन 3 डायमेंशन जो है वो क्या किए होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं न्यूक्लियस को। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि एटम को बजाते खुद किसी ने देखा नहीं है, जस्ट उसका एक शुबा होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है यहाँ पे, तो वहाँ पे डार्क से स्पॉट्स नज़र आएंगे या फिर वहाँ पे एक क्लाउड सन बन जाता है, उसकी वजह से पता चल जाता है कि ये एटम है। तो वैसे एटम को जो है वो हम थोड़ी बहुत उसकी जो एविडेंस है वो हमें मिलती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है वो हम होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ होती है, एक्सरेज जो होती हैं, उनकी मदद से जो है वो एलिमेंट के ऊपर वो टकराती हैं, टकरा के हमें इमेज देती हैं, और वो इमेज जो है वो हमें शो करता है कि यहाँ पे शायद हो सकता है कि एटम्स मौजूद हों। जैसे कि यहाँ पे ग्रेफाइट है, आप लोगों को अपनी बुक में क्लियर व्यू नज़र आएगा। आपकी बुक में जो है वो एक साइड पे ग्राफ सा दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, उसमें ग्रेफाइट का दिया हुआ है। ग्रेफाइट में हमें पता है कार्बन के एटम्स होते हैं और लेयर्स फॉर्म में होते हैं मौजूद। तो जो ग्रेफाइट है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो इस अरेंजमेंट में मौजूद होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है जो हमें बताती है कि ग्रेफाइट के अंदर एटम्स इस अरेंजमेंट के अंदर सेट होते हैं। अब जो डायामीटर ऑफ एटम है उसको इन पिक्चर्स की बेसिस पे जो है वो क्या किया गया है, अज्यूम किया गया है कि जो डायामीटर है वो मैक्सिममली इतना हो सकता है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम इसको कन्वर्ट करें नैनोमीटर में तो आप लोग देख लें, इसको कन्वर्ट करके 2 × 10⁻⁻1 × 10⁻9 मीटर, ये -10 ही है, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया। इसको 2 × 10⁻9 आपके पास क्या होता है, 10⁻9 इज़ अ वैल्यू ऑफ नैनो। एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻9 वैल्यू का होता है। तो अगर इसकी जब हम क्या लिख दें, नैनो लिख दें, इधर क्या आ जाएगा 10⁻1। इसको आप सॉल्व करेंगे कि क्या बन जाएगा 0.2 नैनोमीटर। आप दोनों में से कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, मीटर वाली ले सकते हैं या नैनोमीटर में। तो डायामीटर ऑफ एटम कितना होता है, 0.2 नैनोमीटर तक रेंज करता है। बहुत स्मॉलेस्ट होता है, इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको पता है ये कितनी छोटी रीडिंग है। और इसके जो मैस की रेंजेस हैं वो जो है वो रेंज करती हैं फ्रॉम 10⁻27 टू 10⁻25 kg तक। ये माइनस में वैल्यू है आपके पास, छोटे से बड़ा कितना भी एटम जो है उसका साइज़ हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स जो हैं उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं वो वेरी करते हैं। प्रोटॉन नंबर्स किसी में कम होते हैं, किसी में
ज़्यादा होते हैं तो उनका मास भी उस हिसाब से क्या करेगा, वेरी करेगा। और एटम का जो मास होता है वो हम किस यूनिट में लेते हैं, हम उसको लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम लेते हैं। और 1 AMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के। 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू आपके पास 1 AMU की आती है जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू देता है। अब जो एटम है वो डिपेंड करेगा कि किस एटम का कितना मास है। हाइड्रोजन का 1.008 AMU है, सॉरी, आपके पास जो है वो कार्बन आ जाती है, कार्बन का कितना AMU आता है, 12 AMU। तो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मैसेज होते हैं जो वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, वहाँ से हम उनके क्या लेते हैं, एटॉमिक मैसेज लेते हैं। तो ये आप लोगों ने एटम जो है वो पढ़ा है, और एटम्स की जो डिफ़ाइन थी, केमिस्ट्री की डिफ़ाइन हमने देखी, हमने इसकी हिस्ट्री देखी कि एटम की स्टडी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो आपको रीडिंग्स दी गई हैं इनके डायमीटर की और इनके मैसेज की, MCQs पूछ लेता है वो यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट वाइज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसकी हिस्ट्री देख लेनी है, इसकी डिफाइंस एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।